आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सूतिका परिचर्या इन प्रेजेंट सेनारियो। आज के परिप्रेक्ष्य में हम सूतिका परिचर्या को कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में व्याख्यान करूंगी। सूतिका परिचर्या का वर्णन लगभग सभी आचार्यों ने किया है, लेकिन सभी का मत अलग अलग बताया गया है, जिस कारण से कई बार विद्यार्थियों के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे अपने पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करें। और सबसे पहले अप्लाई करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस जो भी स्टेप्स हम फॉलो करने जा रहे हैं उनका हमें क्या लाभ मिलेगा। तो वैज्ञानिक आधार को साथ में रखते हुए आज मैं सूतिका परिचर्या पर आगे बोलने जा रही हूँ। सूतिका की आयुर्वेद में क्या परिभाषा है? सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि सूतिका काल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सूतिका कहते किसको हैं। थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू लेने के बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। सूतिका की परिभाषा बताई है आचार्य काश्यप ने। सूतयाश्चपि यत्र स्यात् अपरा चेन्न निर्गता प्रसूता अपि न सूता स्त्री भवत्येवं गते सति। सभी आचार्यों ने वैसे तो अपरा पतन के पश्चात ही सूतिका परिचर्या का वर्णन किया है, लेकिन आचार्य काश्यप ने इसे स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रसव होने के बाद भी यदि अपरा ना गिरे तो उसे प्रसूता नहीं कहा जा सकता, अर्थात अपरा गिरने के पश्चात ही प्रसूता या सूतिका कही जानी चाहिए। तो अपरा पतन के बाद ही हम सूतिका काल का प्रारंभ मानते हैं। सूतिका काल का वर्णन भी सभी आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से किया है। महर्षि चरक ने सूतिका परिचर्या का तो वर्णन किया, लेकिन उन्होंने किसी काल का निर्धारण उसमें नहीं किया। और आचार्य सुश्रुत वाग्भट ने लगभग 1.5 मास का काल माना है। अनेन विधिना अध्य अर्धमासम उपसंस्कृता विमुक्त आहार आचारा विगत सूतिका विधाना स्यात् पुनर्आर्तव दर्शनात् इत्येकी। तो इस विधि का जो वर्णन किया गया है सूतिका परिचर्या में, उससे उपसंस्कृत होती हुई क्रम से वो अपने आहार आचार की यंत्रणा से मुक्त होती हुई सूतिका काल को पार कर जाएगी। और कुछ आचार्यों का मत ये है कि जब तक ये आर्तव दर्शन दोबारा नहीं होता तब तक सूतिका काल रहेगा। तो यहाँ पर दो मत सामने आते हैं, एक तो आर्तव दर्शन तक और पुनः आर्तव दर्शन तक और 1.5 मास का काल। आचार्य काश्यप बोलते हैं कि षड्भिर मासई प्रसूताया धात्वो रुधिरादया प्रत्यागच्छन्ते रोगाय यथा स्वम परिसंस्थितम। उनके अनुसार प्रसूता स्त्री के रोग रहित होने पर उसकी रक्त आदि धातुएं 6 मास में अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है। तो इसका विचार करके ही चिकित्सा का प्रयोजन करना चाहिए। तो उन्होंने 6 मास का काल माना है। और जो आचार्य भाव प्रकाश बोलते हैं, विप्रवाम विशुद्धाम च विज्ञाय वर्णिनी ऊर्ध्वम चतुर्भ्यो मासेभ्यो नियमम परिहारे, के उपद्रवों के समाप्त हो जाने पर तथा दोषों के शांत हो जाने पर स्त्री 4 मास के पश्चात परिहारों का परित्याग करती। तो 4 मास भी एक काल माना गया है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत और वाग्भट ने मूढ़ गर्भ में शल्योद्धारण के पश्चात 4 मास तक पथ्य व्यवस्था करने के लिए बोला है। तो इस तरह से हमारे पास विभिन्न मत आ गए कि 1.5 मास तक हम सूतिका काल माने, या फिर पुनः आर्तव दर्शन तक माने, या 6 मास तक माने, या 4 मास तक माने। तो इसमें संशय उत्पन्न हो जाता है कि ऐसा क्यों कहा होगा आचार्यों ने। अगर हम मॉडर्न फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को देखें तो 6 से 12 हफ्ते के अंदर जो भी है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो अपनी पुनर्वस्था में शरीर स्त्री का आ जाता है, उतना समय लेते हैं। तो वहां पर 6 हफ्ते तक जो है माना गया है कि प्यूरपेरल पीरियड माना है। तो इतने मतों में डिफरेंस का कारण यही हो सकता है कि जो 1.5 मास का काल माना गया है उसमें एनाटॉमिकली जो चेंजेस रहते हैं उन्हें रिवर्ट होने में उतना समय लगता है, लेकिन फिजियोलॉजी रिस्टोर होने में, जिसको कि हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा से आने में और शरीर को पुनः जैसे अपनी पहले वाली परिस्थिति में आने में अधिक समय भी लग सकता है। इसलिए ये मत जो है यहाँ पर डिफर करते हैं। काश्यप संहिताकार सबसे अधिक काल मानता है कि 6 मास तक करना चाहिए उसको, जो भी सूतिका परिचर्या का प्रावधान है उसे 6 मास तक फॉलो करना चाहिए। उसका कारण यह भी हो सकता है कि वह ग्रंथ जो है वो बाल रोग का ग्रंथ है और बच्चों को उसमें सेंटर में रखा गया है, क्योंकि
अन्नप्राशन संस्कार भी 6 मास के बाद ही होता है। बच्चा पूरी तरह से माता के दुग्ध के ऊपर निर्भर रहता है उस काल तक, और माता को उस टाइम पर अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है क्योंकि वो टोटली लैक्टेशन कर रही है और बच्चे को फीड कर रही है। इसलिए और उस वक़्त तक 6 महीने तक बच्चे को बहुत अधिक केयर की ज़रूरत भी होती है माता की। शायद इस कारण से उन्होंने अधिक काल माना हो। बाकी ये भी माना जा सकता है कि पुनरार्तव दर्शन अगर हम लेके चलें, तो कई बार पुनरार्तव दर्शन 1 साल, 1.5 साल बाद भी कई स्त्रियों में होता है। तो उसको एक तरह से खुली छूट भी दे दी गई है, क्योंकि अगर फिजियोलॉजी भी हम साथ में लेते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस के साथ साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस को रिस्टोर होने की भी अगर हम वेट करेंगे, तो उतना काल जो है वो सही बताया गया है, उसका कोई हम सीमा निश्चित नहीं कर सकते। अब दोबारा जो माहवारी आती है और ओवुलेशन, या जिसको कह सकते हैं कि बीज की उत्पत्ति होती है, उसके लिए क्या क्या कारण है, आयुर्वेद संहिताकारों ने क्या बोला है। धातुषु प्रतिपूर्णेषु शरीरे संवस्थिते संचितम रुधिरम योनि पुनः कालेन मुंचति। तो धातुओं के प्रतिपूर्ण होने पर, धातुओं के प्रतिपूर्ण से क्या समझेंगे हैं, रिप्लेनिशमेंट ऑफ धातुस। सो रिप्लेनिशमेंट ऑफ धातुस, धातु यहाँ पर कौन सी हैं जो ऐसी धातुएं रिप्लेनिश होंगी कि स्त्री को माहवारी दोबारा आने लग जाएगी या उसको ओवुलेशन होने लग जाएगा। तो अगर हम शुक्र धातु को लेकर चलें, तो शुक्र धातु स्त्रियों में भी होती है, और अगर उसका मॉडर्न कोरिलेशन देखें तो अब हम उनको पिट्यूटरी हार्मोन्स के साथ ले सकते हैं। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स के फंक्शंस दोबारा रिस्टोर होने में, दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करने में जो रोल रहता है, उससे हम धातु प्रतिपूर्ण इशू ले सकते हैं। या फिर आर्तव जो कि उपधातु माना गया है, उससे हम ओवेरियन हार्मोन्स और अदर हार्मोन्स अगर हम लें, तो हार्मोनल स्टेटस जब तक फीमेल का पहले जैसा नहीं होता, तब तक उसको माहवारी दोबारा से नहीं आती है। तो उस चीज को हम धातुषु प्रतिपूर्णेषु। इसके अतिरिक्त अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन आई हो डिलीवरी के वक्त, अगर पीपीएच हो गया हो और या पेशेंट बहुत एनीमिक हो गई हो जिसके कारण, तो उसका जो है रक्त धातु का क्षय भी उसमें देखने को मिलेगा। तो रक्त धातु का भी पहले वाली स्थिति में आने में समय लगता है। तो जब तक ये धातुएं पूर्ण रूप से अपनी पहले वाली स्थिति में नहीं आएंगी, तब तक पुनः आर्तव दर्शन नहीं होगा। शरीर संवस्थिति से प्रॉपर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो स्त्री साइकोलॉजिकली भी प्रीपेरल पीरियड में कुछ डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि उसके ऊपर एक तो बर्डन पड़ जाता है, नए बच्चे की देखभाल भी करनी है, चाहे उसको घर के लोग मदद करते हों, लेकिन फिर भी उसको उसका उसका सारा रूटीन चेंज हो जाता है। तो साइकोलॉजिकली कई बार फीमेल्स इस चीज को कोप अप नहीं कर पाती हैं। दूसरा, जो भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लेबर का रहता है, उसकी वजह से फिजिकली भी वो बहुत वीक होती है, तो उसकी हेल्थ को दोबारा रिस्टोर होने में भी वक्त लगता है। तो दोबारा से उसके रिस्टोर होने के बाद ही मेंसेस स्टार्ट होंगे। संचितम रुधिरम योनि। तो संचितम रुधिरम योनि से हम क्या समझ सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जो वर्णन किया गया है माहवारी आने का या मासिक स्राव का या आर्तव स्राव का, उसमें लिखा गया है मासेनुपचितम काले धमनीभ्याम तदार्तवम ईषत् कृष्णम विगंधम च वायुर्योनि मुखम नयेत। सुश्रुत शारीर स्थान में वर्णन है इसका कि 2 धमनियों के द्वारा महीना भर में इकट्ठा हुआ किंचित कृष्णवर और विगंध वह आर्तव वायु के योग्य से समय पर योनि मुख की ओर आएगा और प्रवर्तित होगा। दूसरा है इसी की ही टीका बताई है सुश्रुत सूत्र 14/14 की, जिसमें चक्रपाणी टीकाकार ने लिखा है सूक्ष्म केश प्रतिकाशा बीज रक्तवहा सिरा गर्भाशयम तर्पयंती मासात बीजाय कल्पते। के केश के समान सूक्ष्म जो रक्तवाही सिराएं हैं, वो बीजवाही और रक्तवाही सिराएं हैं जो कि गर्भाशय का पूरे मास तक तर्पण करती हैं। उसके बाद मास के पश्चात बीज की भी उत्पत्ति होती है। तो ओवुलेशन भी बताया गया है। तो इस सारी प्रक्रिया को, मतलब कि हार्मोनल स्टेटस को एक्टिवेट होने के लिए और हार्मोन्स का गर्भाशय झिल्ली के ऊपर इफेक्ट आने के लिए, जो कि चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुएशन में, जैसे प्रोलिफरेटिव, सेक्रेटरी फेजेस, ओवुलेशन, सब कुछ रिस्टोर होने के लिए जो वर्ड यूज किया गया है, उसके लिए कहा गया कि संचित रुधिरम योनि। क्योंकि जो प्रक्रिया बताई गई है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कि रक्त का संचय होना गर्भाशय में जरूरी है पूरे मास में, जो रक्त के थ्रू ही सभी हार्मोन्स वहां पर एक्ट करते हैं। तो उस सारी प्रक्रिया को रिस्टोर होने में जो वक्त लगेगा, जो संचित हो जाएगा जब रुधिर, जब प्रॉपर फिजियोलॉजी रिस्टोर हो जाएगी, तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। Now quick review of involution of reproductive organs according to the modern.
So uterus become a pelvic organ within 2 weeks, and by 6 weeks it become normal size. Placental site is quite enlarged, but it contracts to 7.5 centimeter after delivery, and at 6 weeks 1.5 centimeter, and it is infiltrated by granulocyte mononuclear cell reaction. So by day 7, regeneration of endometrial glands is there. So end of the first week, regeneration of endometrial stroma starts, and day 16, endometrium is fully restored. So these are the normal physiological changes, anatomical and physiological changes in involution of reproductive organs. So on day 1, destroyal necrosis begins. Day 6, weak, rare to find destroyal cells. Vessel at placental site shows thrombosis, hyalinization. There is transient increase in uterine bleeding in 7 to 14 days postpartum due to slough of fissure over placental site. So lochial discharges, you all know about these. These are the vaginal discharges that last for about 5 weeks. And lochia, these are categorized into 3 categories. Lochia rubra, red, it's red in color. Lochia serosa, brownish red, and Lochia alba, yellow. Cervix, regeneration of cervical epithelium, it also begins first 4 days, and by the end of first week, there is edema, hemorrhage within the cervix. And vagina, it takes 4 to 8 weeks to involute. Now certain physiological changes like pulse, that is raised after delivery, that settle down on second day. Temperature, that may be the reactionary rise about 99 degrees Fahrenheit within 24 hours. On third day, there is again the rise of temperature due to the breast engorgement, due to the onset of lactation. And urinary tract, the bladder wall becomes edematous, hyperemic. There is relative insensitivity to raised intravesical pressure and dilated ureters and renal pelvis, that all these changes return back to normal size within 8 weeks. So there is slight intestinal paresis after delivery, and there is weight loss that is additional 2 kg occurs due to diuresis. So weight loss is just because of the expulsion of the placenta and the fetus, and the additional 2 kg occur due to diuresis because there is water accumulation during the pregnancy, and so that excess water excreted out of the body after delivery due to the process of diuresis. So there is fluid loss. Definitely, if diuresis is there, there is fluid loss 2 liter during first week, 1.5 liter during next 5 weeks. So blood values also change. They return to normal by the second week. Cardiac output raises 60% above pre-labor value. It also returns to normal within 1 week. These all kind of changes are there. Thyroid function. Thyroid volume increases approximately 30% during pregnancy. It regressed to normal size by 12th week. And thyroxine and triiodothyronine elevated throughout the pregnancy returns to normal within 4th week postpartum. So hair growth slows down in puerperium. Changes in the breast, that is the preparation of breast for breastfeeding occurred throughout the pregnancy. We know this thing that is called pamogenesis, and lactation can occur by 16th weeks of gestation. The colostrum is the first secretions from the breast, and milk matures over the first week. Now the management of the woman during puerperium. At first, information, counseling. But you have to counsel the patient about the care of the baby and breastfeeding. So proper method should be advised to the patient how she has to breastfeed her baby with proper position. And what happens when in their bodies, including signs of possible problems. So if there is excessive bleeding, or Lochia rubra persists beyond 1 week or more than 14 days, and if there is foul smelling discharges from the vagina, that kind of changes if she feels, then she should come to the hospital. So these alarming signs should be explained to the woman before discharging from the hospital. Information and counseling on self-care, hygiene and healing and sexual life until the vaginal injuries don't heal, until she should not resort to the sexual activity. So these kind of advices should be given to the patient, and about the contraceptive measures, when she has to use these measures, that should be advised. So these contraceptive measures should be advised, and what are the safer measures? We cannot advocate the pills, oral contraceptive pills, because that will adversely affect the lactation. So barrier methods are best, or copper T can be inserted inside the uterine cavity.
And nutritional advices should be given. She should take proper nutrition and healthy diet during this period. Women need support by the healthcare providers. So whenever she feels discomfort or some kind of pain or some alarming signs, then healthcare providers should be nearby so that they can give her proper advices. Minor problems usually arise in the puerperal period related to the breastfeeding and sexual life. So that should be advised to the patient. Partner and family is required to give emotional and psychological support, and especially the family should help the mother in supporting the baby, in taking care of the baby too. Now coming to the main topic, the practical aspect of सूतिका परिचर्या. विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न मत दिए हैं, उनका संकलन करके एक फ्रेम बनाया गया है जिसको हम यूजली फॉलो कर सकते हैं. सभी का संकलन है, सबके अच्छे मत इसमें लेकर बताया गया है. सबसे पहले सभी ने माना है कि बला तैल का अभ्यंग स्त्री को सूतिका काल में करना चाहिए. वेजाइना में और कई बार जो पेरिनियल लेसरेशंस रहती हैं, वेजाइनल लेसरेशन या पेरिनियल इंजरीज रहती हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी चाहिए होती है. आजकल तो हम लोग एपिसियोटमी देते हैं, तो एपिसियोटमी वुंड जो होता है उसकी केयर भी चाहिए होती है. तो उसके लिए हम उसको एक कुर्सी पे बिठा सकते हैं जिसमें कि लेदर बैग रखा होगा जिसके अंदर बला तेल डाला जाएगा. तो उस बला तेल से हम उसको स्वेदन दे सकते हैं योनि का, या फिर उसको जो है प्रियंगु की खिचड़ी या कृष्णा से भी स्वेदन दिया जा सकता है, या अदर ड्रग्स भी यूज की जा सकती है जैसा कि काश्यप ने वर्णित किया है. उसको सुबह शाम पोषण जल से जो है स्नान कराना चाहिए और प्रॉपर आराम देना चाहिए. उसके योनि में धूपन भी किया जा सकता है. उसके लिए कुष्ठ गुगलू अगुरु को घृत में मिलाकर हम प्रयोग कर सकते हैं. उसके लिए हम वो जो मिलती है मिट्टी का बर्तन मिलता है, उसके अंदर हम कोयले डालकर कोयले के अंगार डालकर उसके ऊपर घी और ये ड्रग्स डालकर उसका धूपन जो है कुर्सी पे बिठाकर, जिसमें बीच में खाली स्पेस हो, उसके नीचे वो रख सकते हैं और आसपास जो है कपड़े से कवर करके उसका धूपन किया जा सकता है. लघु पंचमूल या वाथर प्लांट्स का जो है क्वाथ उसको पीने के लिए देना चाहिए. पिपली मूल्य चव्य चित्रक श्रृंग बेर चूर्ण और को घी या गुड़ के साथ देना चाहिए. उसकी प्रकृति, देश, काल आदि सभी का ध्यान रख के उसका प्रयोग करें कि उसको जो पंचकुल का चूर्ण है वो घृत से दें या गुड़ के साथ दें. अगर तो वो वातिश प्रकृति की है और जांगल देश है तो हम घृत का प्रयोग कर सकते हैं, और आनूप देश है, कपच प्रकृति है, इन सब में हम गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं. इसके बाद जो ये हमने दिया उसको घृत पंचकोल साधित कृत दिया, अगर तो उसके पच जाने के बाद शाम को उसको जो है कृष्णा प्रिपेयर करके दीजिए, या राइस ग्रुएल प्रिपेयर्ड विद विदारी गंधादिगण. विदारी गंधादिगण की औषधियों से साधित जो है कृष्णा का पान करा सकते हैं, या फिर हम उसको दुग्ध के साथ भी विदारी गंधादिगण की औषधियों से दुग्ध को साधित करके भी दे सकते हैं. सुबह शाम उसको पोषण जल से स्नान कराना है, और ये जो है चिकित्सा उसको 3, 5 या 7 रात्रि तक देना है. ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लेबर में कितनी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी. अगर तो नॉर्मल लेबर है और स्त्री का जो अग्नि है और जो उसका जो सत्व है वो प्रवर है, तो उस कंडीशन में हम 3 दिन, और अगर उसकी अग्नि अच्छी नहीं है और लेबर में कोई कॉम्प्लिकेशंस आई हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि उसको 5 दिन दें या 7 रात्रि तक इस चिकित्सा का प्रयोग करें. उसके बाद हम उसको धीरे धीरे लाइट डाइट के ऊपर ले आएंगे, जिसमें कि हम उसको यवकोल और कुलत का यूज दे सकते हैं पीने के लिए, और उसके बाद 12 दिन के बाद ही उसको धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पे लाते हुए 12 दिन के बाद जो है उसको हम मांस रस या मांस का सूप दे सकते हैं, या फिर जीवनी भ्रेणे मधुर और वाथर औषधियों से साधित कोई भी क्वाथ दे सकते हैं, या कोई उसके दुग्ध को साधित करके दे सकते हैं. अब ये स्टेप्स जो हमने फॉलो करने हैं उनके हमें क्या लाभ मिलेंगे.
सबसे पहले तो हम जो करते हैं जो डिलीवरी के बाद वो है बलतैल अभियान, जो सभी आचार्यों ने वर्णित किया है, ऑलमोस्ट सभी ने बोला है इसको कि बलतैल अभियान करना है। तो इसके क्या लाभ हमें प्राप्त होंगे? बलातैल अभ्यंग जो है वो कैसे काम करता है? बलातैल अभ्यंग में हम करते क्या है? उसमें हम कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको हम जो कि हम उन्हें स्क्वीज करते हैं, और ये प्रेशर पॉइंट्स किसके साथ कोइंसाइड करते हैं? लिम्फ नोड्स के साथ। जनरली लिम्फ नोड्स के साथ कोइंसाइड करते हैं। तो जब हम उनको स्क्वीज करेंगे तो क्या होगा? मसाज जो है वो थेरेपी क्या करती है कि ये जो है लिम्फ फ्लो को स्किन में बढ़ा देगी। तो त्वचा में लिम्फ का फ्लो बढ़ने के कारण देयर इज मूवमेंट ऑफ lymph to the larger lymphatic vessels. सो lymph nodes जो भी बॉडी में रहते हैं उन्हें हम इनमें स्क्वीज करते हैं। अब lymph nodes को स्क्वीज करने से फायदा क्या होगा मसाज की थेरेपी में? lymph nodes में जो है lymphocytes रहते हैं, या जिसको हम WBCs कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे ये। अगर ये ज़्यादा होंगे ब्लड में तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो दीज आर द इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स। तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि इस समय में बहुत सारा वियर एंड टियर रहता है बॉडी में, बहुत सारा रॉ एरिया होता है, यूट्रस पूरा रॉ होता है, और वेजाइना और पेरिनियल इंजरीज रहती हैं। तो अगर बॉडी की इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होगा। तो मसाज इसमें हेल्प करेगा। और बैलेंस ऑफ फ्लूइड भी हमारी बॉडी में बना के रखने के लिए ज़रूरी है ये लिम्फेटिक मसाज। तो मसाज की वजह से क्या होगा? जो शरीर में स्वेलिंग है या कहीं पे एडीमा है तो वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है, जब हम ये मसाज या अभ्यंग थेरेपी करते हैं तो लीवर लिम्फ जो होता है वो बहुत सारे उसमें प्रोटीन्स और एंजाइम्स रहते हैं। तो ये जो जो लीवर लिम्फ है वो जनरल सर्कुलेशन में स्क्वीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में अमाइनो एसिड्स जैसे कि ट्रिप्टोफॉन, इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्रिप्टोफॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन को सिक्रीट करता है। सीरोटोनिन जो है जब वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सीरोटोनिन है क्या? सीरोटोनिन जो है डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया में सीरोटोनिन का लेवल डिक्रीज रहता है। तो सीरोटोनिन जो है एक तरह का ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मूड एलिवेटर है, जिसको हम कह सकते हैं। तो जब हम न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? पोस्टपार्टम ब्लूज और डिप्रेशन, जो कि आजकल कॉमन कंप्लेंट्स हैं प्यूबरल पीरियड में, उनको कम करने में सहायक होगा। तो अभ्यंग जो है वो एक तरह से एक खुशी भी प्रदान करता है, एक मूड एलिवेटर का काम भी करता है। दूसरा, मेलेटोनिन जो कि ट्रिप्टोफॉन से ही बना है, वो भी ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जो कि सेरोटोनिन से बनता है। तो उससे क्या रहता है? मेलेटोनिन का लेवल भी इंक्रीज होगा जब सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होगा। दोनों ट्रिप्टोफॉन के डेरिवेटिव हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। सो इससे मेलेटोनिन का क्या काम है? ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हार्मोन प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी की हार्मोनल एक्टिविटी कम हो जाती है और पेशेंट को नींद आती है और सेडेशन होती है। ऐसा करने से क्या होगा? अभ्यंग करने से उसको अच्छी प्रॉपर नींद आ जाएगी, और जो थकी होती है डिलीवरी की प्रोसेस से, तो उससे उसे आराम मिलेगा। और लिम्फेटिक मसाज और मसाज के और क्या फायदे होते हैं कि ये ब्लड लेवल ऑफ हिस्टामिनीज भी बढ़ाती है। हिस्टामिनीज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हिस्टामिन को डिग्रेड करता है। और हिस्टामिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए, हेडेक्स के लिए, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज के लिए। सो जब बॉडी में हिस्टामिनेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये सारी जो रिएक्शंस मोस्टली देखे जाते हैं ब्लड पीरियड में वो नहीं होंगे, हिस्टामिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लिम्फेटिक मसाज से सोर मसल्स, बिकॉज जो स्टेगनेटेड लिम्फ है मसल्स में वो वहां से मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से जो मसल्स दुख रहे होते हैं या जो लैक्टिक एसिड बना होता है लेबर की प्रोसेस की वजह से, जो मसल्स का यूज रहता है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड है, तो वो भी वहां से मूव कर जाएगा लिम्फ के साथ साथ, जिसकी वजह से वहां पर जो सोरनेस थी मसल्स की वो भी रिलीव हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो डाइजेशन की प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन है, सिमिलेशन है, या जिसको कह सकते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी मसाज बहुत अच्छी है। ये स्किन को स्मूथ बनाती है, स्किन में सॉफ्टनेस लाएगी, नर्व्स और पल्स का के काम को भी बहुत अच्छा करने में मदद करती है। जितने भी फैट डिपॉजिट्स हैं उनको मोबिलाइज करती है। तो एक तरह से ये वेट रिडक्शन के लिए भी हेल्पफुल है।
बाकी इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स, इंटेस्टाइन और जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं इनको प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए बल तेल अभ्यंग बहुत अधिक सहायक है। कहा भी क्या है, अभ्यंगो वाथा पुष्टि स्वप्न दाढ़ बृहत कृत दग्ध भग्न शत्रुजा क्लम शम जरापा अभ्यंगो मार्दव कर कफवात निरोधना। तो इसमें भी बोला है आयुर्वेदाचार्यों ने भी कि ये स्वप्न स्वप्न मतलब नींद लाने के लिए, पुष्टि देने के लिए और शरीर को दृढ़ बनाने के लिए और पुष्टिदायक होता है और जहां पर भी रुजा होती है उसका भी नाश करता है। धातु नाम पुष्टि जननो मृजावर्ण बल प्रदा सेक शमग्नो अनिला हित भग्न संधि प्रसादका शताग्नि दग्धा अभिहत विगृष्टा नाम रुजापा। तो शरीर में जहां भी कहीं रुजा है उसको दूर करेगा, पुष्टि जनन है और वर्ण बल का प्रसादन करेगा। अब है हॉट सुडेशन। हॉट सुडेशन मतलब जो कि हम उसको प्रियंगू की खिचड़ी से लोकल एरिया में उसको हम स्वेदन दे रहे हैं या फिर बला तैल पूरी जो कुर्सी पर बिठाकर जो हम उसको स्वेदन करवा रहे हैं लोकल एरिया में योनि में, उसके क्या लाभ हो सकते हैं। इन जनरल जो कहा गया है उसमें बोला है शीत शूल व्युपरमी स्तंभ गौरव निग्रह। तो चरक सूत्र स्थान में वर्णित है कि ये शीत और शूल को दूर करता है और स्तंभ और गौरव गुरुता जहां रहती है उसे भी या स्तंभता रहती है उसे दूर करता है। तो स्वेदन जो है वो बहुत अधिक लाभकारी है लोकल एरिया का। और इससे क्या फायदा होता है कि इससे हीलिंग, लोकल एरिया जो इंजुरीज रहती हैं उनकी हीलिंग में भी मदद मिलती है। क्योंकि जब हम किसी एरिया को का स्वेदन करते हैं तो क्या होता है, उस एरिया का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जो हीटिंग प्रोसेस है या जो हीट हम देते हैं उससे वाइसोडाइलेटेशन रहती है और जब वहाँ का ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ बहुत सारे ल्यूकोसाइट मैक्रोफॉजेस जो हैं उस एरिया में आ जाएंगे जहाँ पर टिश्यू डैमेज है और उसकी रिपेयर में हेल्प करेंगे। और जो भी वहाँ पर स्वेलिंग रहती है या उडीमा रहता है उसे भी कम करने के लिए स्वेदन, लोकल स्वेदन बहुत अच्छा है। क्योंकि वाइसोडाइलेटेशन की वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड होगा एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में वो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट चला जाएगा। वाइसोडाइलेटेशन की वजह से जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है उसका प्रेशर कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रावेस्कुलर। सो जो जितना भी एक्स्ट्रा वेसिटेड फ्लूइड है वो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में चला जाएगा और ब्लड फ्लो के साथ वहां से दूर हो जाएगा। और जब वहां पे स्वेलिंग कम हो जाएगी या ओडीमा कम हो जाएगा या शोथ कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो टेंशन रहती है नर्व एंडिंग्स पे शोथ की वजह से वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है स्त्री उसकी जो पीड़ा में या कह सकते हैं कि पेन में कमी होगी। अब गर्म पानी से स्नान या कोशन जल से स्नान बताया गया है। कोशन जल से स्नान के क्या फायदे हैं। स्विन्नाम उष्ण अम्बुनाम स्नाताम पवित्रम वृश्यम आयुष्यम श्रम स्वेद मलापा। तो ये पवित्रता लाता है शरीर में, वृश्य है, आयु को बढ़ाता है, श्रम और स्वेद और मल को दूर करता है। तो ये आयुर्वेद में वर्णित है। तो जो स्नान है उसके बहुत अधिक फायदे हैं। तो ये सभी हम जानते हैं कि अगर हाइजीन मेंटेन करनी है प्यूरपरल पीरियड में और इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना है तो जो स्वच्छता रखना वो बहुत अधिक आवश्यक है। अब लोकल एरिया में जो बताई गई है फ्यूमिगेशन बताई है, कुष्ठ गुगलू अगुरु से उसको घृत के साथ मिलाकर जो लेना है उसके क्या फायदे होंगे। जो ये तीनों ड्रग्स हैं उनमें क्या रहता है, कुछ वॉलेटाइल ऑयल्स रहते हैं जो जिनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज नोट की गई हैं। स्पेशली इनका स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस पे बहुत अधिक इफेक्ट देखा गया है। तो योनि धूपन से करके हम जो वुंड है, जो योनि में क्षत हुआ है उसकी डिसइंफेक्शन करते हैं। तो ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। अब लघु पंचमूल या वाथर औषधियों का जो क्वाथ का सेवन करने के लिए बताया गया है। तो लघु पंचमूल में गोक्षुर, कंटकानी, ब्रीति, शालीपर्णी और कृष्णीपर्णी है। ये सारी ड्रग्स जो हैं वो डाइजेस्टिव हैं, डायूरेटिक हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी हैं, एंटीसेप्टिक हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज इनमें देखी गई हैं। तो जो लघु पंचमूल या वाथर औषधियों का हम प्रयोग करते हैं तो उससे डाइजेशन इंप्रूव होती है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पैरासिस जो रहता है थोड़े टाइम में आफ्टर डिलीवरी, तो उस कंडीशन में जो है अग्नि मानदेय रहता है जिसको हम कह सकते हैं। तो अग्नि को बढ़ाने के लिए और अग्नि को प्रॉपर
पाचन क्षमता उसकी बढ़ाने के लिए ये बहुत अधिक लाभकारी हो सकती हैं। और एटोनी ऑफ ब्लैडर भी इस पोस्टपार्टम पीरियड में रहता है। तो ब्लैडर की एटोनिसिटी की वजह से यूरिन ठीक से प्रॉपरली नहीं होता है, इसलिए डायूरेटिक प्रॉपर्टी है वो उसकी इसमें हेल्प करेगी। और जब डायूरेसिस प्रॉपर होगा या यूरिन ठीक से निकलेगा तो क्या होगा, जितना भी एक्यूमुलेटेड फ्लूइड रहता है प्रेगनेंसी में वो जल्दी सिक्रीट हो जाएगा। तो जो भी जो इन्वॉल्यूशन के चेंजेस हैं उसमें एक तरह से ये जो क्वाथ है ये हेल्प करेगा इन्वॉल्यूशन के लिए भी। तो गोक्षुर जो स्पेशली हम इसमें यूज करते हैं उसकी जो अल्कोहल और एक्वस एक्सट्रैक्ट है उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं, जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और ई कोलाई के अगेंस्ट काम करती हैं। तो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए स्पेशली जो यूटीआई प्रोन रहती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस प्यूरपेरल पीरियड में, तो उसमें जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए गोक्षुर बहुत अधिक लाभकारी है। इसमें जो लेबर के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से प्यूरपेरल पीरियड में लेडीज बहुत वीक फील करती हैं, पेन एब्डोमेन जिसको आफ्टर पेन्स भी कहते हैं वो रहते हैं। तो दशमूल जो हम देते हैं या अगर हम दशमूल या जो वाथर औषधियाँ देते हैं तो ये सारे सिम्टम्स में भी वो हेल्पफुल होती हैं, इनको रिलीव करने में भी हेल्पफुल हैं, क्योंकि एंटीस्पाज्मोटिक प्रॉपर्टी भी देखी गई है, रिजुमिनेटिंग प्रॉपर्टी है, इनके एनाल्जेसिक्स हैं ये। तो दशमूलम त्रिदोषाग्नम श्वास कास शिरोरुजा तंद्राशो ज्वरा अनाह पार्श्व पीड़ा अरुचिर हरे। तो इस तरह से उसके बहुत सारे जो फायदे दिए गए हैं उस हिसाब से इसका प्रयोग बहुत अधिक लाभकारी होगा। पंचकूल को घृत या फिर गुड़ के साथ या गुड़ोदक के साथ आप दे सकते हैं। तो पंचकोल का वर्णन किया गया है, उसमें कहा गया पंचकोलम रसे पाके कटकम रूक्ष कृन्मतम तीक्ष्ण उष्णम पाचनम श्रेष्ठम दीपनम कफवात्नोत गुल्म प्लीहो उदर अनाह शूलग्नम पित्त कोपनम। तो भाव प्रकाश ने जो वर्णन किया है उसने बोला है कि पंचकोल जो है वो रूक्ष होता है, तीक्ष्ण उष्ण होता है, पाचन दीपन होता है। तो पाचन दीपन की आवश्यकता रहती है इस पीरियड में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासिस की वजह से, या जिसको कह सकते हैं कि जठराग्नि मांद्य की वजह से। तो दीपन पाचन औषधियां देना बहुत अधिक लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त ये शूलग्न भी है, तो आफ्टर पेन्स में भी हेल्पफुल रह सकता है। इसको घृत के साथ देने के क्या लाभ होंगे? घृतम पित्तानिलहरम रस शुक्रौजसाम हितम निर्वापणम ऋतुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम। तो घृत के बहुत अधिक फायदे हैं, उसके इसको अगर हम पंचकुल को घृत के साथ देते हैं तो उसके लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। स्नेहाद वातम शमति शैत्यात पित्तम नियच्छति घृत तुल्य गुणम दोषम संस्कारातु जयत कफम। तो संस्कार से वो कफ का भी जय कर देता है या कफ को भी जीत लेता है। पित्त और वात शामक तो है ही घृत, लेकिन हम संस्कार करेंगे तो वो कफ का भी शमन करेगा, तो त्रिदोष शामक बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पंचकोल के साथ जब प्रयोग करते हैं तो पंचकोल में थोड़ी सी रूक्षता रहती है। तो घृत जो है अपने योगवाही गुण के कारण जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो तो ले ही लेगा, इसके अतिरिक्त वो उसमें थोड़ा सा उसकी जो रूक्षता तीक्ष्णता रहती है उसको पैसिफाई भी करेगा, क्योंकि वो पित्त शामक है और स्निग्ध है। तो पंचकुल ड्रग्स को अगर हम घृत के साथ प्रयोग करें तो वो बहुत अधिक लाभकारी हो सकती है। चित्रक जो है इसमें वो क्या कार्य कर सकती है? चित्रक को जो देखा गया है उसकी एंटीट्यूमोरल प्रॉपर्टीज देखी गई हैं। तो एंटीट्यूमोरल प्रॉपर्टीज हैं इसलिए इसमें जो अल्कलाइड प्लम्बेजिन होता है वो उस पर रिसर्च जो हुई है उसमें बताया गया है कि ट्यूमर की ग्रोथ को कम करता है। तो यहाँ ट्यूमर तो नहीं है लेकिन यूट्रस का साइज बहुत अधिक बड़ा रहता है। अगर हम चित्रक देते हैं तो उससे ये फायदा भी हो सकता है कि जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं यूट्रस के ऊपर जिनकी वजह से जैसे कोलेजिनेज और अदर एंजाइम्स प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स जो एक्टिवेट हो जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करके इन्वोल्यूशन में मदद कर सकता है। तो इन्वोल्यूशन जो है जल्दी हो जाएगी। पिपली पिपली मूल दोनों की सेडेटिव प्रॉपर्टीज हैं और इसलिए वो स्लीप और रेस्ट के लिए भी अच्छी हैं। चव्य जो है वो डिस्पेप्सिया और हेमरॉइड्स कई इस लेडीज को जो है प्रेगनेंसी के दौरान हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जो कि और फिजियोलॉजिकली चेंजेस जब आते हैं प्यूरपेरियम पीरियड में तो वो ठीक भी अपने आप भी होती है, लेकिन उसको ठीक होने में कुछ वक्त लगता है। अगर हम चव्य का प्रयोग करेंगे तो वो उसको हेल्प होगी उस चीज के लिए भी। शुंठी जो है वो वीकनेस के लिए और फीवर के लिए, जिसको हम सूती का ज्वर भी कह सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है स्त्री को, और तीसरे चौथे दिन ड्यू टू लैक्टेशन भी ज्वर आता है तो उस कंडीशन में भी शुंठी हेल्पफुल है।
अब जो है राइस ग्रुल बताया है, उसको बनाना है विदारे आदि गंधादि गण से या फिर मिल्क के साथ या दूध के साथ देने के लिए देना है। तो विदारी गंधादि गण की औषधियां जो हैं उनके क्या गुण हैं? विदारी गंधादिर अयम गण पित्तानिलापहा शुल्म गुल्म शोष गुल्म अंग मर्दो ऊर्ध्व श्वास कास विनाशना। तो विदारी गंधादि गण की औषधियां जिसमें विदारी, महाबला, नागबला, कपि कच्चू, जीरक, रिश्पक, शतावरी, गोक्षुर, पुनर्नवा, शालीपर्णी इत्यादि बहुत सारी औषधियां हैं इसमें। इनमें से कुछ औषधियां भी अगर हम प्रयोग करते हैं तो सभी की सभी औषधियां रसायन हैं जिनका एनाबॉलिक एक्शन रहता है और इसके साथ साथ ये हिपेटोप्रोटेक्टिव भी हैं। तो यकृत उत्तेजक भी हम कह सकते हैं, यकृत के कार्य को भी नियमित करती हैं। रिजुनेटिंग प्रॉपर्टीज हैं, टॉनिक हैं। सो ऐसी कंडीशन में जबकि वुमेन की जो स्त्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा पिरियड पीरियड में कमजोरी रहती है, वीकनेस रहती है, तो ये एनाबॉलिक ड्रग्स होने के कारण उसको उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। और शतावरी जो है वो माना गया है कि वो दुग्ध की मात्रा को बढ़ाती है। तो शतावरी का प्रयोग अगर हम करेंगे तो लैक्टेशन प्रॉपर होगा। सारिबा जो है वो दुग्ध को जो है शोधन भी करती है उसका, तो उसलिए उसका भी प्रयोग लाभकारी है। इसके अतिरिक्त उसको लिक्विड डाइट बोली है कि उसको पतला पतला भोजन लेना है और उसमें या फूल और कुलथ का जो है यूश या सूप पीने के लिए देना है उसको। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे? लिक्विड डाइट क्या करती है? क्योंकि डायूरेसिस रहता है तो लिक्विड डाइट से क्या होगा? उसको जो इस टाइम पे बहुत अधिक प्यास लगती है डायूरेसिस की वजह से, बहुत ज़्यादा यूरिन पास होने की वजह से, बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उसकी प्यास को बुझाने के लिए। इसके अतिरिक्त ये खुद भी डायूरेटिक हैं, फर्दर उसको जो एनहांस करेंगी डायूरेसिस को, उसके अतिरिक्त उसकी प्यास बुझाएंगी, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी और फिर पेरियम में उसको जो है पेप्टोन्स वगैरह जो यूरिया एज ए यूरिया क्रिकेटिनिन जो है सिक्रीट होते हैं यूरिन में, उनकी एक्सक्रीशन में भी हेल्पफुल होंगी बीइंग डायूरेसिस, तो उनको भी एक्सक्रीट करेंगी और इन्वॉल्यूशन में मदद करेंगी और उसको फीमेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगी। अब मांस रस का प्रयोग बताया गया है या फिर जो क्वाथ है, जीवनी, बृहणी और मधुर औषधों का क्वाथ लेने के लिए बोला गया है। 12वें दिन के बाद इसका वर्णन किया गया है। तो मांस रस जो है वो रुच्य श्रम श्वास शयापह प्रीणनो वात पित्तघ्नम, ऐसा बोला है सिद्ध मांस रसो रुच्य श्रम श्वास शयापह। तो ये श्रम को, श्वास को और क्षय को दूर करता है और रुचिकर भी होता है। तो हम सब जानते हैं कि मीट में सभी प्रकार के आयरन, विटामिन और एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं और इसलिए इसका प्रयोग काफ़ी लाभकारी है क्योंकि ये बहुत अधिक अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे पिरियल पीरियड में। मधुर गृहिणी जो ड्रग्स बताई गई हैं वो भी एनाबॉलिक हैं, वो भी उसको मदर को हेल्प करेंगी ताकि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो डिलीवरी का है उससे रिकवर हो सके। इसके अतिरिक्त कुछ स्पेसिफिक बातें बोली गई हैं, जैसे कि काश्यप संहिताकार ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। उसने बोला है कि सूतिका परिचर्या को हमें एकांतिक नहीं समझना चाहिए। कुल सात्म्यम च बुध्यते यस्मिन यस्मिन यथा यथा। तो जिसको जो भी कुल सात्म्य है उसको जानते हुए उसको वैसे वैसे सूतिका परिचर्या का प्रयोग करें। औचित्यात् कुल सात्म्य से तत्तत् तथैव अनुवर्तते। तो कुल सात्म्य की परीक्षा करते हुए वैसा ही हमें विचार करना चाहिए, उसी के अनुसार जो है उसकी चिकित्सा का प्लान करना चाहिए। अतो नैकांतिकत्वात् सूतिकोपक्रमस्य च देशम च जाति सात्म्यम च संप्रधारे प्रयोजय। तो एकांतिक कभी ना समझे सूतिका क्रम को, मतलब कि एक कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है उसके लिए कि आपको उसी को फॉलो करना है सूतिका क्रम को। देश व जाति के साथ में को हमेशा ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दी गई है क्योंकि बहुत सारी औषधियां, बहुत सारी खान पान की व्यवस्था या क्रम जो होते हैं अलग अलग देश के हिसाब से या अलग अलग राज्यों में ही अगर हम देखें तो अलग अलग होते हैं, तो उनका प्रयोग वहां पर लाभकारी होता है। कुछ जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रयोग लाभकारी होगा एज कम्पेयर टू कि हम ये फिक्स कर लें कि बस ऐसा ही हमें देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सूतिका के लिए 10 औषधियां बताई गई हैं जो कि एक वरदान के समान है। सूतिका 10 जो औषधियां हैं वो पर्णिद्वय, कंटकारी द्वय, कोक्षुर, दासी, दासी मीन सरैयक,
प्रसारणी, जिससे हम राजबला ले सकते हैं, विश्वम, शुंठी, गुडूची और मुस्तक। विश्वम से शुंठी लेंगे, गुडूची और मुस्तक, इनका प्रयोग जो है लाभकारी माना गया है सूतिका काल में। योगासन का प्रयोग भी बहुत अधिक लाभकारी होता है सूतिका काल में, क्योंकि जो योगासन होते हैं जो कि पिरपरल पीरियड में जो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, खासकर जो पेल्विक फ्लोर रिलैक्स हुआ होता है डिलीवरी की प्रोसेस की वजह से, और एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो भी लैक्स हो गए होते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, तो उनको नॉर्मल स्थिति में लाना, पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए बहुत सारे योगासन जो है वर्णित है। लेकिन योगासन का प्रयोग जो करना चाहिए, या जो हम अपने पेशेंट को बताते हैं कि आप योगासन करिए, उसके लिए ज़रूरी है कि 1.5 मास का जो पिरपेरल पीरियड है उसके बाद ही इन योगासन को बताया जाए। उससे पहले जबकि उसकी पेरिनियल इंजरीज और या एपिसियोटमी वुंड जब हील हो जाता है, उसके बाद आप उसको हल्की फुल्की कैजुअल एक्सरसाइजेज, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज तो स्टार्ट करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर योगासन है, अगर नॉर्मल लेबर है तो उसको 1.5 मास बाद, और अगर सिजेरियन है तो 6 मास के बाद जो है उनको धीरे धीरे करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। सो ये कुछ योगासन हैं, जैसे त्रिकोणासन है, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर साथ में वर्णित हैं। कोणासन, हस्तपादासन, योग मुद्रा, पर्वतासन, पश्चिमोत्तासन नानासन, सर्वांगासन, शलभासन, अश्विनी मुद्रा, कटी स्नान, वज्रासन, भद्रासन, यष्टिकासन, पद्मासन, ताड़ासन, उत्कटासन, गोमुखासन, वक्रासन, अर्धमत्स्य आसन, उष्ट्रासन, हस्तपाद अंगुष्ठासन। सो ये आसन जो है इनका प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।